ये पीएफएससी 2025 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था, बेटर ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट कैसे लिखें। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट विल टेक टाइम। आपको धीरे धीरे लर्न करना है, सीखना है। और जो फ्रेमिंग होता है, हमेशा ध्यान रखो कि सबसे पहले हम एक, इसमें ऐसा नहीं है कि सब चीज हम डिस्कस कर देंगे और आगे पार्ट में हम धीरे धीरे एक एक करके जाएंगे। यहाँ कुछ चीजें हम ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद एक एक करके, जैसे ऐसे है, रिपोर्ट है, आर्गुमेंट है, उसके क्या रिक्वायरमेंट है। अभी जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, उसमें आपको 4 एसेज होते हैं, तो 1 एसे आपको 300 वर्ड्स में लिखने हैं। अप्रॉक्स अप्रॉक्स का मतलब है प्लस माइनस 10% चलता है। यानी कि आप कह सकते हो 270 से लेकर के 330 या 300 अप टू 350 वर्ड तक लिख सकते हो। ऐसे भी आपको 3 पेजेस दिए रहते हैं। पहला पेज में तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी रहता है, तो एग्जैक्ट 3 पेज भी नहीं, 3 पेज से थोड़ा सा कम रहता है। तो एक ऐसे के लिए 3 पेजेस और डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही आपको लिखना है। यानी कि जहां ऐसे के लिए स्पेस दिया हुआ है वहीं लिखना है। सेम सिचुएशन आर्गुमेंट में अभी आज के डेट में वर्ड्स नहीं दिए हुए रहते हैं, लेकिन 3 पेजेस हैं, 20 मार्क्स के हैं, तो उसमें भी अप्रोक्स आपको 300 वर्ड्स के आसपास लिखने रहते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपको जो है वो 2 पेजेस दिए रहते हैं, लेकिन उसमें से आपको 10 मार्क्स का रहता है, तो उसमें 200 वर्ड्स के आसपास लिखे हुए रहते हैं कि 200 अप्रॉक्स में लिखना है। किसी भी बेटर ऐसे जो कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए, इसके लिए बेस्ट वे है कि आप यूपीएससी के जो कुछ पैराग्राफ्स हैं, कुछ पैसेज हैं, उनको आपको देखना चाहिए। अब यूपीएससी आपको पैसेज किस फॉर्म में देती है, जैसे आप सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में आपके पास एक जो होता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन होता है, और दूसरा एक प्रेसी राइटिंग होता है। प्रेस राइटिंग में आपको 1/3 वर्ड्स में लिखने हो रहते हैं, और जो आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उसमें आपके आज के डेट में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, और उन क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई करना है, आपको उनको समझना है और अपनी भाषा में लिखना है। वो भी 20 मार्क्स का होता है। और जो यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का, और जो प्रेसी राइटिंग आपके 15 मार्क्स के। तो यूपीएससी ने खुद जो किसी भी पैसेज को, पैराग्राफ को, आर्टिकल को डॉक्यूमेंटेड दिया है प्रॉपर तरीका से, तो उनको आपको देखना चाहिए कि कहाँ हमें कॉमा लगाना है, कहाँ हमें सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है। ये सारे चीज को देखना जरूरी होता है। कोई भी ऐसे है, आप जब लिखने लगोगे तो मे भी आपको शुरू में बहुत खराब लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। आप कंटिन्यू रखो, आप लिखना शुरू करो। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप फर्स्ट डे और परफेक्ट डे से लिखने लगोगे, नहीं। कोई भी जो परफेक्शन आता है, सब बार 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 मिस्टेक्स करते हो, बार बार लिखते हो, सुधार करते हो। ग्रेजुअली एक ऐसा वक्त आता है जब आपका एक ऐसे क्वालिटी का हो जाता है, लेवल का हो जाता है। परफेक्शन में तो कभी आ ही नहीं सकते हो। 20 मार्क्स में कभी भी आपको यूपीएससी के ऐसे में 20 नहीं मिलेगा, ये आप मान लो। क्योंकि कोई परफेक्ट ऐसे है ही नहीं है। आप एमसीक्यू क्वेश्चन में 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे, या तो आपको निगेटिव मिलेंगे, या 2 फुल मिलेंगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मिलेंगे। यही 3 पॉसिबिलिटी है। इधर 1/3 निगेटिव होगा, या फुल मार्क्स मिलेंगे, या नो मार्क्स मिलेंगे। इसमें यही सिचुएशन है, 3 कंडीशन ओनली एमसीक्यू में। ऐसे में आपको 0 मार्क्स मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, अप टू लेटेस्ट डेट 15। सपोज करो 15 से ऊपर में भी किसी को 17 भी मिल सकता है, सपोज करो। लेकिन 17 एक में यदि ला रहे हो, तो इसका मतलब है कि किसी में आपको 7 लाना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतना आपका उसमें टाइम लग जाएगा। तो ये 17 जो है अनरियलिस्टिक चीज है। हमको कोशिश यही करना चाहिए कि ऑन एन एवरेज हमको 12 मिल जाए, 13 मिल जाए, 14 मिल जाए। ओके। तो जो भी ऐसे होता है, कोई भी परफेक्शन आज तक जो भी है, 20 परफेक्ट किसी को नहीं मिलता है। तो क्या करना है, कोई भी ऐसे है, उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअली ये डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या कर रहा है। तो जो इंट्रो लिखते हो, कोई भी ऐसे है, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट, वैसे 4 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट आपका जो होता है टाइटल होता है, तो टाइटल तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइटल तो ऑलरेडी दिए हुए हैं।
अब 3 पार्ट्स में, 1 इंट्रो है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन है। इंट्रो में क्या करोगे, आप टॉपिक को ओपन करोगे, यानी कि जो कोई भी टॉपिक है उसमें या तो आप डेफिनेशन दोगे, एनेक्डोट दोगे, स्मॉल स्टोरी लिखोगे, या न्यूज का कोई क्लिपिंग रखोगे। लेकिन आप जो है, आपके पास यहाँ बहुत बड़ी स्टोरी लिखने का विकल्प नहीं है। आपके जो ऐसे हैं 300 वर्ड्स के हैं, तो इंट्रो में आप बहुत बड़ी स्टोरी नहीं लिख सकते हो, छोटा न्यूज का कोई क्लिप लिख सकते हो, न्यूज का कोई पार्ट है उसको लिख सकते हो छोटे में, कोई आप कोटेशन लिख सकते हो, या कोई डेटा वगैरह से शुरू कर सकते हो, या एक कॉन्ट्रास्ट आप शो कर सकते हो। तो उसमें से आपने एक तो क्यूरियोसिटी क्रिएट किया, आप एग्जामिनर के मन में एक क्यूरियोसिटी जगाया कि यस, ये ऐसे में ये कैंडिडेट ये लिखने जा रहा है। अब मेन बॉडी में उसको एलाबोरेट करना है। तो जो हमारा इंट्रो होता है 10 से 20% वर्ड्स में होना चाहिए, यानी कि 30 से 60 वर्ड्स आप इंट्रो में दोगे। और जो कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या करते हो, क्लोज करते हो। हर ऐसे अपने आप में कंप्लीट है। तो जब कंक्लूजन देते हो तो या तो उसमें उसको कंक्लूड करोगे बेटर वर्ड्स में, या वे फॉरवर्ड दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसमें भी 10 से 20% वर्ड्स, यानी कि 30 से 60 वर्ड्स इसमें भी होंगे। अब हम इसको लोएस्ट दोनों को लेकर के चलें तो आपका 60 होता है, तो फिर बच कितना जाता है, 240। इसको हम मैक्सिमम ले तो 120 इंट्रो और कंक्लूजन, तो आपके बच कितने जाते हैं, 180। लेकिन आप ±10% कर सकते हो। तो यदि आप 60 वर्ड्स में इंट्रो और कंक्लूजन कंप्लीट कर देते हो तो आपके पास 240, और प्लस जो भी आप 10% एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 120 लगाते हो तो 180, यानी 200 वर्ड्स के आसपास। तो उसमें मेन बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना है और प्लस आपको कंक्लूड करना है। जब आप आर्गुमेंट देखते हो, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में क्या होता है, आर्गुमेंट में ना तो मेरे ओपिनियन में न तो बल्कि इंट्रोडक्शन दो और न बल्कि कंक्लूजन दो। वो बहुत ज्यादा वर्ड्स उसमें आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज करो कि आपको आर्गुमेंट पूछ रहा है, यानी कि फोर में आर्गुमेंट, फोर का मतलब है कि जो दिया हुआ टॉपिक है उसको जस्टिफाई कर देना, और जो आपका अगेंस्ट है उस टॉपिक के अगेंस्ट में लिख देना। अब सपोज करो आप 50 वर्ड्स लिख दे रहे हो इंट्रो में और 50 वर्ड्स लिख दे रहे हो कंक्लूजन में, तो आपके पास 200 वर्ड्स बचेंगे जिसमें आर्गुमेंट। तो मेन काम के लिए आपने 1/3 वर्ड्स ऑलरेडी हटा दिया। देखो ध्यान रखना, यदि हमें 4 ऐसे में इंट्रो और कंक्लूजन लिखने के लिए वो बोल रहे हैं, तो सेम मकसद आर्गुमेंट राइटिंग में नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हो, जिन लोगों ने पहले से देख रखा है, उनको पता है मैं ये सारी चीजों को ये बताता हूँ। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिलेक्टेड हैं और जिनका में भी अच्छा रैंक होगा, वो कहेंगे हमने इंट्रो और कंक्लूजन दिया। इंट्रो और कंक्लूजन देने से आपका नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि आप क्यों नहीं जो रिक्वायरमेंट है उसी को पर फुलफिल करो। आपको वो आर्गुमेंट देखना चाहते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग का भी अपना मकसद है। आप देखो, जब इस एग्जाम को शुरू हुआ था तो आर्गुमेंट राइटिंग नहीं थी, रिपोर्ट राइटिंग नहीं थी। तो आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग ये सब बाद में ऐड हुए हैं, मल्टीपल ईयर्स के बाद ऐड हुए हैं, क्योंकि इनका अलग मकसद था। आर्गुमेंट राइटिंग का यह मकसद था कि एट द सेम टाइम आप दोनों एंगल से सोच सकते हो या नहीं। सपोज करो कि आप कोई ऑपरेशन में जा रहे हो या किसी कोई एक्टिविटी आपको दिया गया, आप एक ही एंगल से देख रहे हो तो ये कभी कभी दिक्कत होता है। आप दोनों एंगल से आपको देखना चाहिए। अब दोनों एंगल से देखने का मतलब ये नहीं है कि वहां एकदम लड़ाई करने लगोगे, नहीं। होगा तो वही जो एक कमांडिंग ऑफिसर करेंगे, बोलेंगे, आपको ऑर्डर देंगे, या उनको ऊपर से कोई सजेशंस मिलेगा। लेकिन यदि आप दोनों एंगल से देख सकते हो तो किसी भी सिचुएशन सिनेरियो के लिए आप दूसरे डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, जो हम सोच रहे हैं वही टोटली करेक्ट नहीं है। तो आर्गुमेंट में एट द सेम टाइम आपको दोनों पक्षों से करना पड़ता है। इंडिविजुअली मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा आगे कि एक अच्छा ऐसे में क्या होना चाहिए, और वो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर के, प्रीवियस ईयर के उसमें सैंपल के तौर पे इंग्लिश वाले में भी और हिंदी में भी ऐसे में, और आर्गुमेंट ऑब्वियसली, आर्गुमेंट और रिपोर्ट तो ओनली इंग्लिश में रहता है।
रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि जैसे कोई ऑपरेशन हुआ, सपोज करो एज आप असिस्टेंट कमांडेंट हैं, आपने अ, आपको सपोज करो कि 1 मंथ के ड्यूटी पर दिया गया, लेट अस टेक, अभी कुंभ स्टार्ट होने वाला है, यदि आपकी कंपनी कुंभ में गई, तो आपने उस कुंभ में जो जाओगे, तो एक तरह से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि इन इन चीजों को फॉलो करना है। अब वहां रिपोर्ट करोगे, वहां आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। अब जब वंस आप कुंभ को सक्सेसफुली करवा के आए, तो आप एक उस पर रिपोर्ट तैयार करोगे कि यस, कुंभ में हम लोग इतने दिन रहे, 45 डेज रहे, इतने हमारे जवान थे, इतने लोग थे, इतने ऑफिसर्स थे, ये सारी चीजें दी गई, और हमने इस ढंग से सक्सेसफुल ये किया। अब रिपोर्ट वगैरह में क्या होता है कि आपको प्रेजेंट करना पड़ता है थिंग्स एज सच जो हैं। अब बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट देखते हो, कुछ रिपोर्ट्स 1000 वर्ड्स के होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होते हैं जो 200 वर्ड्स के होते हैं, लेकिन आपका रिपोर्ट जस्ट ये 200 पेजेस के, सॉरी 1000 पेजेस और 200 पेजेस के हो सकते हैं, लेकिन आपका जो रिपोर्ट है जस्ट 200 वर्ड्स का है। इसका मतलब बहुत छोटा है, आपको उन 200 वर्ड्स में ही चीजों को करना है। तो सबसे जरूरी चीज होता है कि हमें किसी भी पैराग्राफ को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, ये सारे चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए। इंट्रोडक्शन अलग तरीके का होता है, कंक्लूजन अलग तरीके का होता है। एक एक टॉपिक जो यूपीएससी ने पूछा है, ऑब्वियसली असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं पूछा है, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट वाले जो हैं, हमने ऑलरेडी आपको लास्ट जो एक वीडियो हमने पेपर 2 का दिया था, उसमें हमने आपको बोला था कि जो सीएपीएफ एसी के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं पेपर 2 के, वो उनको एक बार प्रॉपर तरीका से देखो। तो ये हमने एक लिया है, एक टॉपिक लिया है जो एज ए प्रेसी राइटिंग के लिए यूपीएससी ने पूछा है, और वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एग्जाम में पूछा गया। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एज वेल एज इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस, दोनों का देखा जाए तो जो आपका जीएस वाला और इंग्लिश वाला, ये दोनों जो कॉमन दोनों एग्जाम में होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस। लेकिन जो 6 पेपर होते हैं, तो उसमें जो 4 पेपर हैं वो अलग होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स का 3 पेपर स्पेशल, +1 इंडियन इकोनॉमी, और 2 आपके, एक जीएस और एक इंग्लिश। तो जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस है, उसका जो आपका 2023 में ये पेपर आया हुआ था, इसके एक जो पैसेज है, यानी जिस पर प्रेसी लिखना था, उसको हमने लिया है। अब देखो, आज के डेट में जो प्रेसी राइटिंग होता है, उस प्रेसी राइटिंग में यूपीएससी ये आपको नहीं कहती है कि आप जो है इसके टाइटल लिखें, टाइटल लिखने के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन यदि आप इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे, तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी है। इसको कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप जो भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि टॉपिक नहीं दिया हुआ है। और ये जो टोटल है आपके 673 वर्ड्स के हैं, 673 वर्ड्स के हैं। इसका मतलब क्या है कि एक तरह से 225 वर्ड्स के आसपास में इसका प्रेसी लिखना है। तो ऑब्वियसली आपके जो आर्टिकल हैं, जो टॉपिक हैं, वो 300, 320, 325, 350 के आसपास लिखना होता है। यानी कि जितना आपको एक ऐसे में लिखना है, उससे ये दुगने शब्द दिए हुए हैं। बट स्टिल आपको एक बार इसको देखना चाहिए, इस वजह से ये मैं जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप है, इसका जो पीडीएफ है ये मैं सेंड कर दूंगा, ताकि आप उसको एक बार पढ़ोगे। इसको आपको देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि किस ढंग से देखोगे, कहाँ फुल स्टॉप उन्होंने लगाया है, कहाँ कॉमा लगाया है, कहाँ स्मॉल लेटर लिखा है, कहाँ कैपिटल लेटर लिखा है। ये सारे चीजों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो खास करके हिंदी माध्यम वाले होते हैं, हिंदी मीडियम वाले होते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि कहाँ हम बहुत ऐसे होते हैं, मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, कि कुछ होते हैं ऐसे जिनको ये नहीं पता होता है कि कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, पैराग्राफ कैसे चेंज करना है। तो उस एंगल से इसको आपको देखना चाहिए। तो ये है आपका, द अर्थ इज होम फॉर अ रिच, ओके, रिच एंड डाइवर्स एरे ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो ये है आपका, whose genetic diversity and relationship with each other constitute the planet's biodiversity.
It includes a species as well as variety found within the same species, okay, as also the enormous ecosystem and habitats, forests, grassland, ocean and its depth, peats and peat bogs. पीट वो होते हैं जो एक तरह से सॉफ्ट नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए होते हैं. वर्ल्ड वाइड एन एरिया, ओके, वर्ल्ड वाइड एन एरिया ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इक्वल टू ए फुटबॉल फील्ड इज डिसअपियरिंग एवरी सेकेंड. यानी कि ग्लोबल लेवल पे एक फुटबॉल का ग्राउंड जितना है, उतना जो एरिया है आपका फॉरेस्ट का, वो एवरी सेकेंड वो लुप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है. फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, कैटल रैंचिंग एंड फॉर टिम्बर्स. They get submerged when dams are constructed. When forests are felled, we deal a blow to biodiversity, the richness of life. Five great waves of extinction have decimated our planet's species in the remote past. The sixth wave, which we are witnessing, is largely man-made. One fourth of the Earth's total biological diversity, amounting to about 1.6 million species, which might be useful to mankind in one way or the other, is in the serious risk of extinction. And if we ignore the biodiversity crisis, we would lose these species in the next 25 years. If we respond with knowledge and technology, we might hold the loss to 10%, but even this amount to millions of species. Next step. It is well known fact that ecosystem is undergoing changes due to pollution, invasive species, overexploitation by humans, climate change, and many other reasons. Most of the people are beginning to recognize that biodiversity is not only for availing the benefits, but is also to be conserved in all its forms. The importance of a species diversity conservation is usually justified by the direct use of the species by man as food sources, fiber, fuel, new chemicals, and raw materials. When a species is lost, it is lost forever. Our ethics tell us that we should not deprive our future generation from the economic and aesthetic benefits that can be derived from biodiversity. It is our moral duty to look after our planet and pass it on to our future generation in good health. The decisions taken by us now as an individual and as a society will determine the diversity of genes, a species or ecosystem that remain in future. Top priority should be given to check destruction or degradation of habitats because it is most responsible for the loss of biodiversity. More knowledge is required to conserve biodiversity in view of reduced space under increased pressure of human activities. Unless immediate actions are taken to protect the biodiversity, we will lose forever the opportunity of reaping its full potential benefit in the present and in future. Conservation of biodiversity is concerned with the protection of genes and species, okay, and their number in population, ecosystem, or habitats. It is important to conserve numerous varieties of plants and animals. Each variety within a species contains unique genes. The diversity of genes within a species increase its adaptability to pollution, disease, stress, and other environmental changes. When varieties of plants and animals are destroyed, the genetic diversity within the species is diminished. Biodiversity conservation refers to the efforts to maintain or enhance biodiversity involving protection, upliftment, and scientific management at its optimum level in order to derive sustainable benefits for the present as well as for the future. Biodiversity conservation study is aimed at knowing how human activities affect the diversity of plants and animals and developing ways to protect it. Thus, conservation of biodiversity, the Earth's biological heritage, is one of today's most pressing environmental issues.
The challenge lies before individuals, organizations, and government agencies for nations and the world as a whole to protect and enhance biological diversity while continuing to meet people's need for natural resources. If these goals are not met, the future generations will live in a biologically impoverished world. There are two approaches of biodiversity conservation, namely in situ, means on-site conservation, which tries to protect the species where they are, that is in their natural habitat, and ex situ, yani off-site conservation, which attempts to protect and preserve the species in a place away from natural habitat. अब देखा जाए तो इसमें देखो टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और लास्ट के 3 पैराग्राफ्स रिलेटिवली आपके छोटे हैं। लास्ट पैराग्राफ आपका बहुत छोटा है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो है कंप्लीट ऐसे नहीं है। इसको दिखाने का हमारा मकसद ये है कि आप किसी भी टॉपिक को लिखोगे तो उसमें ध्यान रखना कि जब भी लिखो ट्राई करो कि मिनिमम आपके मिस्टेक्स हो। हम लिखते प्रॉब्लम क्या होता है इसमें देखना, इसको मैंने इस वजह से लिया है, कोई भी सेंटेंस इसमें देखोगे कि बहुत बड़ा नहीं है, एक्सेप्शन कुछ 2-4 सेंटेंसेस ही हैं जिसमें बड़ा बहुत बड़ा है। हमारी समस्या क्या होती है कि हम कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं सेंटेंस वो बहुत बड़े बड़े लिख देते हैं। बड़े सेंटेंस के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आप उन सेंटेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते हो। अनलेस यू आर एबल टू मैनेज द सेंटेंस, आपने बड़े सेंटेंस लिखा, शुरू में लिख कुछ रहे थे और उसका मीनिंग लास्ट तक कुछ चला गया, यानी ग्रामेटिकल तरीके से वो मिस्टेक्स हो गया। चाहे आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में सेम मिस्टेक्स होता है। लेकिन यदि छोटे सेंटेंस लिखते हो, स्मॉल सेंटेंसेस लिखते हो, तो उसको मैनेज करना आसान होता है। यस, देयर आर पीपल हु आर हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ। अब मान के चलो कि कोई ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एग्जांपल, शायद बुक का नेम है आई गुरजीएफ ने लिखा है, उसमें 2-2 पेज और 1 पेज एंड 1.5 पेज में आपके एक एक लाइन होते हैं। तो गुरजीएफ इतना बड़ा एक मिस्टिक है, इतने बड़े पर्सनालिटी थे कि उनके ऊपर कमांड उनको लैंग्वेज पर था, लेकिन उसके कारण वो बुक इतना टफ हो गया है कि दुनिया में वेरी फ्यू पीपल हैं उस बुक को प्रॉपर तरीका से समझ पाते हैं। किसी भी पर्सन का आज के डेट में रील्स के जमाने में बड़े चीजों को एक कंसंट्रेशन में पढ़ना भी मुश्किल होता है और आप लिखना भी आपके लिए मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं जो भी है हमारे पास सोशल मीडिया और ये सारी चीजें बेटर कर रही हैं, लेकिन हमारा जो है कंसंट्रेशन टाइम जो है वो कम हो रहा है। तो बड़े सेंटेंसेस जब आप लिखने लगते हो, जब आपके पास प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं होता है, तो आप उस सेंटेंसेस को मिस कर जाते हो। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये 673 वर्ड्स का है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप उनको एक बार देखोगे। जो भी आप लिखना शुरू करते हो, मैं आगे ऑलरेडी मैंने बताया कि जैसे पिछली बार मैंने कुछ और आपको टास्क दिया था, इस बार मैं इसको पढ़ने के लिए आपको टास्क दे रहा हूं। तो एट द एंड ऑफ द डे थोड़े थोड़े काम आपको करते चलना है और इट इज योर एफर्ट दैट विल गिव द रिजल्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो कोई भी, जैसे हमने उस ऑर्डर में ही आपको बोला था कि यस, आप 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको देखो और किसी एक पेपर को सोल्व करने का कोशिश करो करो उसको। जो आप टॉपिक फॉर एग्जाम्पल होता है उनको लिखने की कोशिश करो, गलती होगा होगा, बिलीव मी। जिस समय आप 20, 30, 40, 50 ऐसे लिख लोगे, 20, 30 आर्गुमेंट्स लिख लोगे, 20, 30 रिपोर्ट राइटिंग लिख लोगे, प्लस बशर्ते कि आपको उस पर प्रॉपर फीडबैक मिले या आप सेल्फ इवेल्युएशन करने लायक हो। यदि आपको लगता है कि यस, हम सेल्फ अपना खुद से इवेल्युएशन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है, आप उनको कर सकते हो। अदरवाइज आप कहीं से भी इवेल्युएशन करवाओ अपने टॉपिक को कि यस हम यहाँ चल रहे हैं। कोई भी टॉपिक को सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि उसको समझना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो टॉपिक जो है उसमें कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट जो हम कुछ टॉपिक्स लेंगे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक का रिक्वायरमेंट ये है। देखो जब भी कोई भी यूपीएससी ये बोलती है, तो ये जब कहते हैं कि आपको ऐसे 300 वर्ड्स में लिखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जानते हो वो 300 वर्ड्स लिखोगे, नहीं।
टॉपिक का क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट 300 वर्ड्स में लिख लोगे। सिंस कोई भी कैंडिडेट जो होते हैं, आप कभी परफेक्ट कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हो, कि आप एकदम परफेक्ट कंप्रीहेंड भी नहीं कर पाओगे और परफेक्ट आपके पास कंटेंट भी नहीं होता है। तो आप जो समझ में आता है जिस लेवल में, तो ट्राई टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल। आपको टॉपिक के जितने क्लोज पॉसिबल हो सकता है उतने क्लोज होने की कोशिश करो और वो उसको लिखने की कोशिश करो। जब एक बार आप लिखते हो, फिर आप किसी को चेक करने के लिए देते हो। हमारी समस्या क्या होती है ना, कि बहुत बार हम कुछ चीजों को लिखते हैं तो हमें शायद वो गलती नहीं पता चलता है, लेकिन कोई दूसरा चेक करता है तो वो गलती उसको पता चलता है, फिर आपको बताता है। अब हाँ, गलती पता चल रहा है, उसके लिए ऑब्वियसली वो पर्सन आपके इक्वल होना चाहिए या आपसे बेटर होना चाहिए। अब आपसे बहुत खराब सिचुएशन में वो होगा तो वो तो आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपने कोई आर्गुमेंट लिखा और कुछ वर्ड्स को, अच्छे वर्ड्स को लिखा, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं जान रहा, तो वो आपको बेटर गाइड कैसे करेगा। लेकिन जो पर्सन जान रहे हैं, जो जिनको आइडिया है, तो वो आपको सही तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो अभी एक तरह से ये जो मैंने लास्ट आपको टारगेट दिया था कि 5 इयर्स के पेपर को देखो, उसको भी देखना है। प्लस आपको एक मैंने कोई बोला था कि एक कोई पेपर कोई ईयर का लो और उसके पेपर को लिखो, उसको भी आपको करना। और ये जो मैंने दिया है इसमें मैं दे दूंगा जो टेलीग्राम में, तो इनको आप देखोगे, इस टॉपिक को एक बार आपको देखना है प्रॉपर तरीका से। आपको ये देखना है कि यस, कहाँ ये पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, कहाँ ये कॉमा लगा रहे हैं, कहाँ स्मॉल लेटर, मैक्सिमम तो स्मॉल लेटर ही रहता, लेकिन कैपिटल लेटर कहाँ लिखना है, फुल स्टॉप किस ढंग से वो लगा रहे हैं, यानी कि वहां से नया सेंटेंस चेंज कर रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़े थोड़े देखोगे और नेक्स्ट में जो हम रियल में कुछ जो पेपर आए हुए हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे कि यस, एक जो टॉपिक होता है उसमें मीनिंग कैसे हम निकालते हैं, कि इसमें जो टॉपिक दिया गया है तो जो एग्जामिनर है वो क्या चाहते हैं आपसे, यानी जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, ऑब्वियसली वो ऑन बिहाफ ऑफ यूपीएससी उन्होंने सेट किया है, तो वो क्या चाहते हैं एज ए स्टूडेंट आपको। क्यों, वो भी जानते हैं कि टू थिंग्स है आपके पास। एक आपका मिनिमम मैच्योरिटी लेवल, ये जान रहे हैं कि एक ग्रेजुएट है, एक ग्रेजुएट है, और वो डाइवर्स टाइप के ग्रेजुएट, कोई भी कोई सेम पेपर को लिख रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कोई आर्ट्स ग्रेजुएट है, कोई साइंस ग्रेजुएट है, कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टर है। तो एक ऐसे, लेकिन मिनिमम आप मैच्योरिटी रखते हो, एक ग्रेजुएट पर्सन हो। प्लस आपके पास टू कॉन्स्टेंट्स हैं, एक कॉन्स्टेंट टाइम का है और एक कॉन्स्टेंट स्पेस का है। टाइम कॉन्स्टेंट क्या है कि आपको 3 घंटे में 4 ऐसे लिखना है, 2 आर्गुमेंट लिखना है, 2 रिपोर्ट लिखना है, 1 प्रेसी है, 1 रीडिंग कम्प्रिहेंशन प्लस ग्रामर का है। यानी मार्क्स के बिहाफ पे हम देखें, यदि हम मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें टाइम के कंपैरिजन में, तो 180 मिनट्स और 200 मार्क्स, इसका मतलब है कि 20 मार्क्स के लिए आपके पास 18 मिनट्स हैं। यानी आइडियली जो है एक ऐसे लिखने के लिए आपके पास 18 मिनट्स है। और पेजेस क्या है, 3 पेजेस हैं। जस्ट सोचो कि आपने लिखना स्टार्ट किया, आप एक पेज पूरा लिख दिए, और फिर आपको रियलाइज हुआ कि जो हम कंटेंट लिखना चाह रहे थे और जो एक्चुअली जो डिमांड है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब आप उसको काटते हो तो आपके पास क्या है, एक तो आपका टाइम का नुकसान हुआ, और दूसरा जो क्या है, आपके पास स्पेस नहीं है। शुरू में देखो, जब हमारे टाइम में एज असिस्टेंट कमांडेंट जब हम देते थे, हमने जब दिया, तो उसमें क्या था कि स्पेस, वो जस्ट एक सीट दे देते थे, और उस सीट में आपको कहीं भी कोई सा क्वेश्चन लिखना एक तरह से है कि आपको मर्जी है पहले ऐसे लिखो, आपको मर्जी है पहले रिपोर्ट लिखो। हाँ, सिर्फ प्रेसी के लिए ऑब्वियसली अलग से सीट होता था, लेकिन और अदर में आपके पास फ्रीडम है, तो ठीक है हमने एक पेज लिखा उसको काट देंगे। लेकिन अभी तो नहीं, आपके पास जो ऐसे के लिए जहां टाइम, ऐसा नहीं है कि 3 पेजेस आप कोई भी ले लोगे, नहीं, जिस ऐसे के लिए जहां टाइम दिया हुआ है, सॉरी जहां स्पेस दिया हुआ है, वहीं आपको लिखना है। तो टाइम कांस्टेंट आपका और स्पेस कांस्टेंट आपका, उसमें एक एग्जाम का प्रेशर आपके पास होता है, प्लस एक और इशू होता है, आपका जो सेम डे एग्जाम होता है, 2 घंटे आपने पेपर 1 का एग्जाम दिया और 3 घंटे ये पेपर का है सेम डे। अब किसी का सपोज करो कि एग्जाम पेपर 1 अच्छा चला गया, तो उनका क्या होगा, मोटिवेशन और मोरल हाई रहेगा।
और वो थोड़े बेटर कर पाएंगे। लेकिन किसी पर्सन का यदि पेपर वन थोड़ा खराब हो गया तो उनके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर होता है। तो वो भी हमको सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। तो हम आगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टॉपिक लेंगे, उस पे हम एज ए सैंपल आपको प्रेजेंट करेंगे कि हाँ इस टॉपिक को क्या समझना चाहिए था और किस ढंग से आप एक लिख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, देर इज नो परफेक्ट एसे। मैं जो लिखूंगा वो परफेक्ट नहीं होगा, या आप जो लिखोगे वो परफेक्ट नहीं होगा। वहाँ कंटिन्यूअस सुधार की आवश्यकता होती है। जितना आप कर सकते हो विद इन टाइम, विद इन लिमिटेड स्पेस, आपको वर्क करना है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो। ये जर्नी है जो कंटिन्यू आपके साथ चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।